तो नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है। 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक में चैप्टर नंबर 8 है भारतीय राजनीति नए बदलाव। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मंडल कमीशन यानी कि मंडल आयोग। मंडल आयोग पे कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसी मंडल आयोग के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि मंडल आयोग क्या था और मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी और मंडल आयोग लागू करते वक्त क्या क्या घटनाएं घटी। तो आइए जानते हैं बच्चों। अगर मंडल आयोग की अगर मेनली बात करें तो 1977 में जो है जनता पार्टी आपको बनी थी। आपको पता है जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो उसके बाद जो है इंदिरा गांधी की हार हुई और जनता पार्टी ने सरकार बनाई। तो जनता पार्टी ने जो है पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई। यानी कि सबसे पहले अगर किसी ने ओबीसी के लिए काम किया तो उसका नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी के साथ साथ बिहार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने जो है ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति बनाई। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्पूरी ठाकुर ने जो है ओबीसी के संबंध में जो है सबसे पहले शुरुआत करी। और अगर केंद्र स्तर पे बात करें तो 1990 में जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आई थी, वीपी सिंह उसके प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जो है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। तो आइए जानते हैं कि मंडल आयोग का गठन किस प्रकार से हुआ था। बच्चों, मंडल आयोग का जो गठन हुआ था वो 1978 में जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा आयोग बिठाया गया था। यानी कि सबसे पहले इसका जो बनाया गया था वो मंडल आयोग जो है वो जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। शॉर्ट में इसको बीपी मंडल भी कह देते हैं, इसलिए इसको मंडल कमीशन भी कहा जाता है। यानी कि जो आयोग बैठा उसके जो हेड थे वो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। उन्हीं के नाम पर जो है मंडल कमीशन कहा जाता है। मंडल आयोग का जो गठन किया गया था वो भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाना और इन पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया। बेसिकली जनता पार्टी ने जो मंडल आयोग की बिठाया था या स्थापना की थी, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही था कि समाज में पिछड़े लोगों की पहचान की जाए। ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। ऐसे लोगों के पहचान कर उनको कहीं ना कहीं उनके विकास के लिए काम किया जाए। तो इसकी पहल सबसे पहले जो है जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। और ये भी आशा की गई थी कि पिछड़ेपन को दूर करने के तरीके भी होता है। यानी कि जो मंडल आयोग बिठाया गया है तो उससे कहा गया पहले तो आप ये पहचान कीजिए कि कौन लोग ओबीसी है, कौन लोग जो है विकास नहीं कर पाए और विकास की दौड़ में पिछड़े हुए हैं। साथ साथ इनके विकास को किस तरह से किया जा सकता है, इनको विकास की धारा में किस तरह से लाया जा सकता है, उसको सजेशन देने का काम जो है मंडल आयोग को दिया गया। अब मंडल आयोग ने जब पूरा रिसर्च किया और सारी चीजें की तो अपनी सिफारिश पेश की। पर 1980 में क्या हुआ कि जनता पार्टी की जो सरकार है वो गिर चुकी थी, तो इसलिए मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं वो वहीं की वहीं रह गई। अब बच्चों, आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि मंडल आयोग की सिफारिश थी क्या मंडल आयोग ने रिसर्च किया था। आइए हम उस पर बात करते हैं। बच्चों, मंडल आयोग की अगर हम बात करें तो आयोग ने जब सर्वेक्षण किया तो उन्होंने देखा कि ये जो पिछड़ी जातियां हैं इनकी शिक्षा संस्थानों में संख्या बहुत कम है, ये लोग सरकारी नौकरी में बहुत कम है। यानी कि इनके जो हालात है बहुत ही ज्यादा खराब थे। ना तो इनका सामाजिक विकास हो रहा था, ना ही शैक्षणिक विकास हो रहा था, ना ही ये सरकारी नौकरियों में थे, ना ही शिक्षा संस्थानों में इनकी बहुत बड़ी मौजूदगी थी। तो आयोग ने कहा कि अगर हमें क्या करना होगा, इनकी स्थिति को ठीक करने के लिए आयोग ने कहा कि इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में 27% सीटें इनके लिए आरक्षित करनी होगी। यानी कि मंडल आयोग ने जो मुख्य सिफारिशें की कि शिक्षा संस्थानों में ओबीसी की संख्या बढ़े, सरकारी नौकरियों में ओबीसी की संख्या बढ़े, तो इनकी जनसंख्या को देखते हुए लगभग 27% सीटों के रिजर्वेशन की इन्होंने जो है सिफारिश की। यानी कि अगर सीधा सीधा कहे जो मंडल आयोग ने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन की बात कही। अगर मंडल कमीशन की रिपोर्टों की बात करें तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए जो है कब प्रयास किए गए, जो सबसे मेन प्रयास थे वो 1990 में किए गए थे। आपको पता है राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी और उस टाइम जो देश के प्रधानमंत्री थे वो वीपी सिंह थे। वीपी सिंह जो है, जब वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था तो उस टाइम दो लोग और थे जो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, एक थे चंद्रशेखर और एक देवीलाल। पर तीनों में ये निकल के आया कि जो है वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया और बाद में जो है देवीलाल जी और वीपी सिंह की बनना बंद हो गई और उनके बीच में खटपट हो गई। और एक तरह से देवीलाल ने जो है वीपी सिंह के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया था। तो जब लगा कि वीपी सिंह को के हालात बहुत ज्यादा खराब होने लग गए हैं और उनकी सरकार जो है खतरे में मंडरा रही है, क्योंकि वीपी सिंह की जो सरकार थी वो लेफ्ट
और बीजेपी के सपोर्ट से चल रही थी। जब लगा कि देवीलाल जो जो कि वो उन्हीं के साथ पहले काम कर रहे थे और वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, पर जब उनकी दोनों की खटपट हो गई तो म- देवीलाल जी को जो है बाहर निकाल दिया गया और उनके बेटे जो ओम प्रकाश चौटाला को जो मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्होंने बनाया अ, देवीलाल ने। तो 2 बार जो है लगभग लगभग राजनीतिक घटनाओं के कारण जो है उनको हटा दिया गया। यही कारण है कि देवीलाल और जो है वीपी सिंह के जो संबंध है बहुत ही खराब हो गए। तो जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे तो वीपी सिंह को लगा कि राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बिंदु बना जाए और अपनी सरकार को मजबूत बनाने के लिए पिछड़ों में अपनी धाक को बनाए रख ले उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाए। तो वीपी सिंह ने क्या हुआ, फैसला लिया और उन्होंने कहा कि जो उनकी सरकार है वो कहीं ना कहीं जो है ओबीसी रिजर्वेशन देने की बात करने वाली है। यानी कि उनकी जो सरकार है वो अब ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देगी सरकारी नौकरियों के अंदर। तो इस तरह से जो मंडल आयोग की जो मेन सिफारिश है कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाए, उसको लागू करने का काम जो है वीपी सिंह ने सोचा। अब मेनली जो ये जब रिपोर्ट को लागू करने की बात की गई थी तो ये देखा गया था कि किस तरह से इसको लागू किया जाए, पर वीपी सिंह को पता था कि फैसला लेना ही पड़ेगा और उन्होंने जो है इसको लागू करने का फैसला कर लिया और ओबीसी रिजर्वेशन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जब ओबीसी रिजर्वेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया तो आपको पता ही है कि विरोध होना तो लाजमी था और बहुत बड़े लेवल पे जो है विरोध होना शुरू हो गया और पूरे देश भर में जो है बहुत बड़ी संख्या में विरोध होना शुरू हुआ। पार्टियां डायरेक्ट तो इनका विरोध नहीं कर पा रही थी, उन्होंने पता था कि ओबीसी बहुत बड़ी संख्या में है, तो वो इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे थे। चाहे बीजेपी हो, बीजेपी को लग रहा था कि कहीं ना कहीं सवर्ण हिंदू वोट जो है उनसे कहीं ना कहीं छिटक ना जाए, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि इसमें जो है क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जाना चाहिए, यानी कि इसमें जो जो लोग संपन्न है उनको हटा देना चाहिए। वही कांग्रेस का कहना यह था कि कहीं ना कहीं जो वीपी सिंह है वो कहीं ना कहीं पूरे देश को जो है जातिगत हिंसा में बांट रहे हैं। तो इस तरह से सारी पार्टियां जो है इसका विरोध इनडायरेक्टली विरोध करने लगी। सबका कहना यह था कि हम ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, पर जो इम्प्लीमेंटेशन है ओबीसी रिजर्वेशन का उसके लिए कहीं ना कहीं हम जो है वीपी सिंह को दोषी मानते हैं। तो इस तरह से जो है वीपी सिंह के खिलाफ भी लोगों ने मोर्चा खोल दिया। पर इसका जो मेन काम ये हुआ कि लोग जो है इस मसले को लेकर कोर्ट भी चले गए और कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसको जो है समीक्षा की जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इंदिरा साहनी के द्वारा जो है केस दायर किया गया था, इसलिए इसको इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है। बच्चों, जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे भी कर दिया था उस फैसले को, पर स्टे होने के बाद जब इसमें लगातार सुनवाई करती गई तो 16 नवंबर 1992 को एक फैसला आया और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सरकार ने निर्णय लिया है, जो वीपी सिंह की सरकार ने निर्णय लिया था वो निर्णय सही है और ओबीसी को जो है सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन देना बिल्कुल वैध है। तो इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन की जो बात है वो कहीं ना कहीं उस पर मोहर लगा दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो जो वीपी सिंह की सरकार के द्वारा मंडल कमीशन को लागू किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो है कहीं ना कहीं सहमति प्रदान कर दी गई। आपको बताइए कि कुछ जो दल थे वो उसके क्रियान्वयन के लिए मतभेद थे, परंतु सभी दलों को लगता था कि वो ओबीसी आरक्षण को देना चाहिए। यानी कि दल साफ साफ कह रहे थे कि हम ओबीसी आरक्षण के खिलाफ नहीं है, पर उसके इम्प्लीमेंटेशन के खिलाफ है और सही तरीके से इसको लागू करना चाहिए। तो इस तरह से अब ओबीसी रिजर्वेशन पे सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई और बच्चों 2008 में जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें भी ओबीसी रिजर्वेशन को लागू कर दिया गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो पूरा मंडल कमीशन था उसने ये देखा कि कौन सी जातियां हैं वो पिछड़ी हुई हैं और इन पिछड़ी जातियों को कहीं ना कहीं 27% रिजर्वेशन देना होगा। इसी रिजर्वेशन के माध्यम से ये सरकारी जॉब में आ पाएंगे, इसी रिजर्वेशन के माध्यम से ये शिक्षण संस्थानों में आ पाएंगे और जब ये शिक्षण संस्थानों में आएंगे और रोजगार में आएंगे, सरकारी जॉब में आएंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों ये पूरी मंडल आयोग की पूरी कहानी थी कि मंडल आयोग का गठन कैसे हुआ, किसने करवाया, किसने इनकी सिफारिश को लागू किया और मंडल आयोग को लागू करते वक्त जो है किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि मंडल आयोग की पीछे पूरी कहानी क्या थी, मंडल आयोग का गठन किस प्रकार हुआ
और मंडल आयोग की मूल सिफारिशें क्या थी और उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सोनू कश्यप सर को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह से अच्छी वीडियो आपके पास लाते रहें और आपको पॉलिटिकल साइंस में 90+ सीरीज लाने में दिलाने में आपकी हेल्प किया जा सके, और साथ ही साथ आपके अच्छे नंबर आए, उसके लिए हम नई वीडियो लाते रहेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।